हेलो गाइस। पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम 28 किया था फ्रॉम एच सी वर्मा और मैं सेम चैप्टर फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम 28 डिस्कस करा था और मैंने बोला था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है एच सी वर्मा के बुक से फ्रिक्शन चैप्टर का। ठीक है, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट नहीं बल्कि टफेस्ट ही प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स ही प्रॉब्लम है। और हमने देखा था कि वो क्वेश्चंस सॉल्व करने के दौरान कितनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस आई थी, कितने सारे फोर्सेस थे उसमें इन्वॉल्व, और वो सारी चीज़ें हमने शो करी थी बिल्कुल ही अच्छे से। और मैंने बोला था आपको प्रैक्टिस करने और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वापस से मुझे कांटेक्ट करने। तो ठीक है, वो थी बात उस वीडियो की। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 18 है, इसमें हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम 29 एंड 31 डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेम एच सी वर्मा चैप्टर 6 दैट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, एक्चुअली देखो मैं ये प्रॉब्लम्स जो ले रहा हूँ इन सब लेक्चर्स में, कभी 28 लिया, 29 लिया, 31 लिया, पर 30 नहीं लिया। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे हिसाब से आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है उसे सॉल्व करने में, वो सारे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इन लेक्चर्स में। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ उनमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं वो क्वेश्चन नहीं करूँगा जो मैं ले ही नहीं रहा हूँ लेक्चर पे। नहीं, मैं करूँगा वो क्वेश्चंस भी अगर आपको डिफ़िकल्टी होगी तो। बट मेरे अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब क्वेश्चंस रिलेटिवली ईजी हैं। ठीक है, दैट्स वाई मैं उनको इन वीडियोज़ में नहीं ले रहा हूँ। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जो थोड़े कॉम्प्लेक्स है मेरे अकॉर्डिंग और जिनमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो चलो अब बिना ज़्यादा समय व्यतीत किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 40 न्यूटन। सो कोई हमारे पास ऐसे रफ वर्टिकल वॉल है, जस्ट सपोज करो ये स्ट्रेट है और उसमें कोई एक 2 kg की मास की ब्लॉक है ऐसे। ठीक है, और इसको पुश किया जा रहा है विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ पे वो है 0.5 बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक। ठीक, अब क्या रहा है कि एक दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन का अप्लाई किया जा रहा है सेम ब्लॉक पे इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द वॉल। पैरेलल टू द वॉल, अगर मैं पैरेलल यहाँ से वॉल पे ऐसे ड्रॉ करूँगा 15 न्यूटन, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, दिस इज बेसिकली वर्टिकल। बट ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है 15 न्यूटन का और वो वॉल के पैरेलल भी हो। तो ऐसा कब हो सकता है? अगर मैं वॉल के पैरेलल लगाता हूँ इस डायरेक्शन में तो ये वर्टिकल फोर्स होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। बट हमें वॉल के पैरेलल रखना है और हॉरिजॉन्टल भी रखना है। ओके, मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 3 डायमेंशनल वे में बात कर रही है। ये क्वेश्चन में इनटू द स्क्रीन लगाता हूँ फोर्स लाइक दिस। ठीक है, मतलब फोर्स अंदर की तरफ जा रही है। ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पे कह रहा है कि अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, वो फोर्स हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और वो हॉरिजॉन्टल ऐसे ही होगी जब वो स्क्रीन के अंदर या बाहर लग रही होगी। ठीक है, तो मैं अंदर की तरफ लेता हूँ, आप बाहर अंदर कहीं भी ले सकते हो, और वो पैरेलल होनी चाहिए वॉल के। तो इसी केस में पैरेलल हो सकता है जब वो स्क्रीन के अंदर बाहर लग रही हो, तभी वो वॉल के पैरेलल हो सकता है। नहीं तो अगर आप इस डायरेक्शन में लोगे यहाँ पे ऐसे, तो ये वॉल के तो पैरेलल होगा बट ये हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल फोर्स है, और वर्टिकल हमें लेना नहीं है, हॉरिजॉन्टल लेना है, ये स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में। सो ये एक चीज़ था क्वेश्चन में जो लोग जनरली मिस कर सकते हैं, कन्फ्यूज़ हो सकते हैं और वो उनका टाइम ज़्यादा ले सकता है ये चीज़ सोचने में। सो आप ये ध्यान देना कि ये 15 न्यूटन है, और आगे भी ध्यान रखना कि ऐसी जब सिचुएशन हो तो इस तरीके से फोर्स लेनी है हमें। ठीक है, सो विल द ब्लॉक मूव, इफ़ येस इन विच डायरेक्शन। ओके, ये हमसे पूछा गया कि ऐसा जब हो रहा है, जब इस पे ये सारी फोर्सेस लग रही हैं तो क्या ये ब्लॉक मूव करेंगी, और करेंगी तो कौन से डायरेक्शन में करेंगी, या इफ़ नो अगर मूव नहीं करेंगी तो फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल एंड द ब्लॉक। अगर नहीं मूव करेंगी तो कितनी होगी फ्रिक्शन फोर्स जो कि वॉल एक्सर्ट करेगा ब्लॉक पे। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्सेस दिखाते हैं। एक फोर्स दी गई है 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में और 15 न्यूटन हॉरिजॉन्टल दी गई है एंड पैरेलल टू दी वॉल। और इसके अलावा एक फोर्स नीचे की ओर होगी क्या, 2g। ठीक है, जो कि वेट होगी, दैट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन लिखता हूँ मैं, g को 10 लेता हूँ। ठीक है, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इस ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस है? 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, 15 न्यूटन स्क्रीन के अंदर है और 20 न्यूटन नीचे है। ठीक है, तो अगर मैं फ्रिक्शन को दिखाऊं तो फ्रिक्शन कुछ इस तरफ होगा ऐसे। ठीक है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? देखो, जब आप 40 न्यूटन फोर्स से धकेलोगे इस ब्लॉक को वॉल की तरफ तो ऑब्वियसली वॉल भी एक रिएक्शन लगाएगा और उस रिएक्शन की वैल्यू कुछ नहीं बल्कि 40 न्यूटन होगी। ये काफ़ी क्लियर है अभी। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो म्यू दैट इज़ 0.5
इंटू नॉर्मल दैट इज़ 40 न्यूटन होगा, दैट इज़ इक्वल टू व्हाट 20 न्यूटन। ठीक है, सो इस तरफ 20 न्यूटन फोर्स होगी हमारे पास, नीचे भी 20 न्यूटन और इनटू द स्क्रीन 15 न्यूटन। बट सवाल यहाँ पे ये है, देखो मैंने फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन डायरेक्ट ऐसे ले ली यहाँ पे। ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कब होगा, जब ब्लॉक बिल्कुल वर्टिकली डाउन मूव करेगी। ठीक है, तभी जो फ्रिक्शन है वो जस्ट उसके ऑपोजिट लगेगा 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड का। सो 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड तो तय है, उतना ही लगेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है 40 न्यूटन है और म्यू 0.5 है। बट क्या फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, जस्ट वर्टिकल अपवर्ड, क्योंकि मोशन इसकी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी तब। बट क्या इसकी मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेज इन्वॉल्व है, एक 15 न्यूटन इनटू द स्क्रीन जैसा मैंने बोला, एक 20 न्यूटन वर्टिकली डाउन। सो एक्चुअल में हमें इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, 15 न्यूटन का और ये वाला 20 न्यूटन का, और वो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में ये ब्लॉक एक्चुअली मूव करनी चाहेगी और उसके ऑपोजिट फिर फ्रिक्शन लगेगी हमारी। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली यहाँ पे फ्रिक्शन को जस्ट ऑपोजिट ये ले लो क्योंकि नीचे mg है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको दूसरी फोर्स की भी वैल्यू इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा कि ये 15 न्यूटन और 20 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। तो चलो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की रिजल्टेंट निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट 20 स्क्वायर, ये वाला 20 प्लस ऑफ 15 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा 400 प्लस ऑफ 225, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 625, और ये किसका स्क्वायर रूट है, बेसिकली 25 होगा ये। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो 25 न्यूटन है। ठीक है, 25 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक्चुअली में इस ब्लॉक पे, जो रिजल्टेंट है। अब इस 25 न्यूटन को अपोज करेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक तो ये देखने वाली बात है कि 25 न्यूटन इज ग्रेटर देन 20 न्यूटन, मतलब क्या कि यस द ब्लॉक इज गोइंग टू मूव। सो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, इफ़ नो, क्योंकि नो नहीं बल्कि यस, ब्लॉक मूव कर जाएगी क्योंकि जो रिजल्टेंट है हमारे पास फोर्स वो 25 न्यूटन है, जो कि 20 न्यूटन जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है जो ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट दे सकती है हमें, उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ब्लॉक मूव करेगी, तो ब्लॉक मूव करेगी तो अब कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपको इन दोनों फोर्सेस से ही निकालनी होगी। क्यों, क्योंकि 15 न्यूटन और ये वाला 20 न्यूटन का ही जो डायरेक्शन है, इन दोनों से जो मिलकर डायरेक्शन आएगा, एक ऐसे 15 न्यूटन ऐसे मैं लेता हूँ और इधर 20 न्यूटन। ठीक है, और ये 15 न्यूटन, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, ये तो ऑब्वियस है। क्योंकि मैं ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इनटू दी स्क्रीन ऑब्वियसली ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ पे, इसलिए मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। तो 20 न्यूटन ऐसे होगा, 15 न्यूटन ऐसे होगा, और आपको रिजल्टेंट निकालनी है दोनों की। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, सो आप जस्ट tan इनवर्स 20/15 कर दो, सो वो आपको डायरेक्शन दे देगा। दिस इज़ 5 × 3, दिस इज़ 5 × 4, सो क्या होगा ये tan इनवर्स ऑफ 4/3। क्यों होगा ये tan इनवर्स ऑफ 4/3, क्योंकि देखो एक ऐसे है, मान लो इस डायरेक्शन में है और एक नीचे की डायरेक्शन में है, और ये अगर मैं थीटा बोलूँ tan थीटा, सो ये क्या होगा 20 होगा और ये 15, ये वाला 15। ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस 20/this 15, वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब ये तो मैं इनटू द स्क्रीन बना नहीं सकता, यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको इस डायरेक्शन में ले लिया हूँ, बट थीटा एक्चुअल में यही है। सो क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 20/15 दैट इज़ 4/3, और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 53 डिग्रीज होता है। ठीक है, सो पहला आंसर तो ये होगा कि येस ब्लॉक इज गोइंग टू मूव, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और दूसरा इन विच डायरेक्शन, बेसिकली 53 डिग्रीज, और ये 53 डिग्रीज किससे एंगल ली गई है, विद द 15 न्यूटन फोर्स ली गई है। ये बात भी ध्यान देने वाली है, अगर आप 20 न्यूटन से लोगे तो वो 37 डिग्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये 15 न्यूटन के रेफरेंस में एंगल लिया हूँ थीटा, तब जाकर ये 53 डिग्रीज आई है। तो आंसर में आपको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, और अगर नेट फोर्स बोलो जिसके कारण मूवमेंट हो रही है तो 25 माइनस ऑफ 20 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन के फोर्स के कारण मूवमेंट हो रही है। सो अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इज टू ए। सो ए क्या हो जाएगा 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये जो ब्लॉक है 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगी, किधर मूव करेगी 53 डिग्रीज विद दी 15 न्यूटन फोर्स। ठीक है, सो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, सो अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m, दिस वन केप्ट एट द लेफ्ट एंड, दिख रहा है हमें, ऑफ अ लार्जर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, दिस वन,
एंड ऑफ लेंथ एल. दिस इज एक्चुअली लेंथ एल. ओके, ये लेंथ एल है हमारे पास. द सिस्टम कैन स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड. दिस इज द रोड और सिस्टम स्लाइड कर सकती है उस रोड पे. द सिस्टम इज स्टार्टेड टूवर्ड्स राइट विद एन इनिशियल वेलोसिटी v. ये पूरी सिस्टम कह रहा है मतलब क्या है, स्मॉल m ब्लॉक प्लस ऑफ कैपिटल M ब्लॉक. दोनों ब्लॉक का जो मिक्सअप है, दोनों ब्लॉक जो एक साथ में लोगे तो वो सिस्टम बनेगी. ठीक है, और वो सिस्टम ही हमें v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है इनिशियली, ऐसा गिवन है हमें क्वेश्चन में. ठीक है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द बिगर ब्लॉक इज म्यू. यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है. ठीक है, एंड दैट बिटवीन द ब्लॉक इज म्यू बाई 2. बिटवीन द ब्लॉक मतलब कुछ यहाँ पे क्या है, म्यू बाई 2 है बिटवीन द ब्लॉक्स. ठीक है, फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक, दिस वन सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक. ओके, यहाँ पे सीधा ही सेपरेशन की बात कर दी है इस क्वेश्चन में. इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक सेपरेट हो रही है, तभी इस क्वेश्चन में ऐसा सवाल किया गया है. ठीक है, स्मॉल मास m जो है वो कैपिटल मास m से सेपरेट हो रही है. ठीक है, इन सब फ्रिक्शंस के प्रेजेंस में. सो इस स्मॉल मास m ब्लॉक को सेपरेट करने के लिए ही कैपिटल मास m से हमें ये लेंथ दी गई है. सो इसको यूज़ करना पड़ेगा हमें. ठीक है, सो अगर मैं स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा रिलेशनशिप निकालूं, क्योंकि ये ब्लॉक सेपरेट हो रही है स्मॉल मास m वाली, तो इसको ये ट्रैवल करना पड़ेगा लेंथ. कितना लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा, कैपिटल M. और जब ये कैपिटल L लेंथ ट्रैवल करेगा स्मॉल मास m, उस दौरान ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल मास m जो है वो रेस्ट में रहेगा, नहीं, ये भी मूव करेगा. और जब कैपिटल मास m मूवमेंट करेगा तो ऑब्वियसली उसके साथ स्मॉल मास m भी मूवमेंट करेगा. तो ये दोनों एक तो साथ में मूवमेंट करेंगे और एक स्मॉल मास m जो है कैपिटल मास m के ऊपर भी मूवमेंट करेगा. तो स्मॉल मास m की दो टाइप की मूवमेंट हुई. एक मूवमेंट क्या हुई जो कैपिटल M मास वाली होगी, और दूसरी मूवमेंट क्या होगी जो उसकी खुद की होगी, जिसके कारण वो सेपरेट होगा कैपिटल मास M ब्लॉक से. सो दो टाइप की मूवमेंट होगी स्मॉल मास m की. सो ऐसा कन्फ्यूजन हटाने के लिए आप ऑब्जर्वर इसके ऊपर ले सकते हो. मतलब आप कैपिटल मास m के ऊपर बैठ जाओ, तब आपको सिर्फ स्मॉल मास m ही मूव करता हुआ दिखेगा. ठीक है, उसके ऊपर रिलेटिवली, क्योंकि मूवमेंट हो रही है दोनों के बीच में. लेकिन जब आप बाहर से देखोगे, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा हमारे पास, तो स्मॉल मास m की दो टाइप की मूवमेंट की मिक्सअप दिखेगी आपको, मिश्रण दिखेगी. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल मास m का जो मूवमेंट है, जो एक्सेलरेशन है, वो सेम स्मॉल मास m का होगा. दोनों की एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, और तभी जो स्मॉल मास m है वो कैपिटल मास m के ऊपर मूव कर पाएगा. ठीक, सो सबसे पहले तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन था. सो इस ऑब्जर्वेशन के तहत मैं ऐसा ले सकता हूँ कि कैपिटल मास m की एक्सेलरेशन a2 ले लो और स्मॉल मास m की एक्सेलरेशन a1 ले लो इस ऑब्जर्वेशन के तहत. क्यों? क्योंकि जो अर्थ पे ऑब्जर्वर है उसको स्मॉल मास m अलग एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ दिखेगा और कैपिटल मास m अलग से, तभी इन दोनों में सेपरेशन हो पाएगी. देखो, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें सेपरेशन को मद्देनज़र रखते हुए ही सपोज कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा पूछा हुआ है. आपको भी ऐसे ही सोचना है. जब क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछ दिया वो, मतलब आपको सोचना ही उस डायरेक्शन में है, आप कोई अलग डायरेक्शन में नहीं सोच सकते. और दूसरी चीज़, जो स्मॉल मास m है वो एक्स्ट्रा L लेंथ ट्रैवल करेगी विथ रिस्पेक्ट टू बिगर मास m. मैंने बताया, ये भी मैंने क्लियर किया है. कैसे? क्योंकि कैपिटल मास m तो मूव करेगा ही करेगा, और जितना कैपिटल मास m मूव करेगा उतना ही स्मॉल मास m भी मूव करेगा. एक बात. क्यों? क्योंकि स्मॉल मास m जस्ट कैपिटल मास m के ऊपर है. दूसरी बात, स्मॉल मास m खुद भी मूव करेगा, जो कि कैपिटल मास m नहीं मूव कर पाएगा, और जिसके कारण वो सेपरेट हो जाएगा कैपिटल मास m से. ठीक है, तो स्मॉल मास m की दो टाइप की मूवमेंट होगी, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया. तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊँ कैपिटल मास m पे, सो इनिशियल वेलोसिटी v है. सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो डिस्टेंस कैपिटल M मास मूव करेगा वो इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई t प्लस ऑफ हाफ a2 इंटू टी स्क्वायर होगा. ठीक है, जो कैपिटल मास m मूव करेगा किसी एक t पर्टिकुलर टाइम में. t टाइम में वो टाइम ले रहा हूँ जहाँ पे स्मॉल मास m सेपरेट हो जाएगा कैपिटल मास m से. सो उस समय तक कैपिटल मास m भी मूव करेगा और स्मॉल मास m भी मूव करेगा. स्मॉल मास m कितना मूव करेगा? मूव करेगा सेम इनिशियल वेलोसिटी प्लस ऑफ हाफ और a1 इंटू टी स्क्वायर होगा. ठीक है, इतना स्मॉल मास m मूव करेगा. ठीक है, और ये कैपिटल मास m मूव करेगा. दिस इज़ फॉर कैपिटल M एंड दिस इज़ फॉर स्मॉल m. बट ये जो स्मॉल m के लिए निकला है वो दिस L लेंथ ज़्यादा है, कैपिटल L लेंथ ज़्यादा है कैपिटल M मास के कंपैरिजन में. ठीक है, तो ये दोनों इक्वल कब होगा? जब आप ऊपर वाले को, इसको जो है उस वाले इक्वेशन पे आप एक कैपिटल लेंथ L ऐड कर दो, तो वो इक्वल होगा हाफ a1 टी स्क्वायर के. मतलब तब वो इक्वल होगा इसके. क्यों? क्योंकि स्मॉल मास m कैपिटल L लेंथ ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है कैपिटल मास m के कंपैरिजन में. इसीलिए मैं कैपिटल मास m के डिस्टेंस ट्रैवल में कैपिटल लेंथ L ऐड कर दिया, और तब जाके वो इक्वल होगा स्मॉल मास m के ट्रैवल लेंथ के.
ठीक है। सो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन के लिए मैं इतनी सारी बातें यहाँ पर किया हूँ। तो दो चीज़ें पक्का है, एक इसकी एक्सेलरेशन a1 है, इसकी एक्सेलरेशन a2 है, और दूसरी वो इक्वेशन क्या है, vt प्लस ऑफ हाफ a2 t स्क्वायर प्लस ऑफ l, ये इक्वल है vt प्लस ऑफ हाफ a1 t स्क्वायर पे। तो ये चीज़ें दोनों हमने अभी तक देखा डिस्कशन से। अब फ्रिक्शन रोल में आती है। सो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट्स जो है यहाँ पे μ/2 है और यहाँ पे μ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो अब स्मॉल मास एम और कैपिटल मास एम दोनों ही आगे के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी v, जो कि हमें पता है। सो हम जो फोर्सेस हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं इनिशियली, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में लगा सकते हैं, बट उस हिसाब से फिर हमें कैपिटल मास m के लिए ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब आप किसी एक मास पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हो किसी एक डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको दूसरे मास पे लगाना पड़ेगा। वो एक बेसिक रूल है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और बाकी चीज़ें आप इक्वेशन से लगा सकते हो, और वो एट लास्ट सही डायरेक्शंस में आंसर आएगी या नेगेटिव आ जाएगा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअली लग रहा है। तो वो सब बातें तो पहले से ही क्लियर है। अब जबकि ये पूरी सिस्टम वेलोसिटी v से आगे मूव कर रही है, तो मैं ऊपर से कंसिडर करता हूँ। सो अगर मैं ऊपर की तरफ से देखूँ, मतलब पहले स्मॉल मास m को देखूँ फिर कैपिटल मास m को देखूँ, तो स्मॉल मास m वेलोसिटी v से ऑलरेडी मूव कर रहा है आगे की डायरेक्शन में। सो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको पीछे की डायरेक्शन में लगेगी, वो उसको रोकने की कोशिश करेगी रिलेटिव वेलोसिटी को, ठीक है। सो ये जो होगा वो μ/2 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, जो कि mg होगा। अब ये सेम फोर्स इस कैपिटल मास m पे आगे की डायरेक्शन में लगेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, μ/2 mg। और एक दूसरी फोर्स जो है कैपिटल मास m पे लगेगी, वो नीचे की तरफ लगेगी, ऐसे पीछे की तरफ, क्योंकि ये आगे मूव कर रहा है, ठीक है। सो कौन सा होगा ये होगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, देखो स्मॉल मास m भी इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा स्मॉल मास m प्लस कैपिटल मास m इंटू जी। सो ये फोर्स होगा इस पे पीछे की तरफ, और μ/t इंटू स्मॉल मास m मल्टीप्लाइड बाई जी होगा आगे की तरफ, और इस पर मैंने पीछे की तरफ लिया है, ठीक है। आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, अल्टीमेटली आपको क्या है कि लास्ट में वो नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप गलत लिए हो तो नेगेटिव आएगा, सही लिए हो इनिशियली तो पॉजिटिव आएगा। गलत सही कुछ भी नहीं है, जस्ट वो एक माइनस और प्लस है जो कि आपको बाद में देखने को मिल ही जाएगा। सो ये फोर्सेस हमने दिखा दिया। अब चलो एक्सेलरेशन लिखते हैं। सो अगर स्मॉल मास m के बारे में लिखूँ तो उसकी एक्सेलरेशन आगे है बट फोर्स पीछे है। सो आप क्या करोगे, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा -μ/2 mg इज इक्वल्स टू m इंटू a1। इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आपको ऐसे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कैपिटल मास m के लिए लिखोगे तो μ/2 mg माइनस ऑफ म्यू कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m इंटू जी, दैट इज इक्वल्स टू ma2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ से स्मॉल m कट हो गया। सो a1 कितना आया, माइनस ऑफ μ/2 इंटू जी, और इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर g को मैं 10 लूँ तो इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 5 इंटू म्यू, ठीक है। तो अपने पास a1 कितना आया, माइनस ऑफ 5 इंटू म्यू आया अपने पास a1। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करके देखते हैं। सो इक्वेशन 2 हमारा कुछ ऐसा था। वहाँ से अगर आप a2 देखोगे तो सबसे पहले तो मैं इसको और फर्दर सॉल्व करता हूँ। ये μ/2 mg है, माइनस ऑफ म्यू कैपिटल mg है, और माइनस ऑफ म्यू स्मॉल mg है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये और ये जो है वो कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होने के बाद कितना देगा हमें, माइनस ऑफ μ/2 mg माइनस ऑफ म्यू mg। अब m से डिवाइड कर दो, सो a2 निकल जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ μ/2 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M g माइनस ऑफ म्यू g। सो ये ले लो इक्वेशन नंबर 3। और a1 कितना आया था अपने पास, a1 आया था माइनस ऑफ 5 इंटू म्यू। सो ये a1 है और ये a2 है, और हमारे पास इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन था अपने पास vt प्लस ऑफ हाफ a2 t स्क्वायर प्लस ऑफ l इज इक्वल टू vt प्लस ऑफ हाफ a1 t स्क्वायर। सो ये vt तो सेम होगा, क्योंकि हम सेम टाइम के बाद दोनों को देख रहे हैं, टाइम इज सेम, ओके। अब यहाँ पे आप ऊपर से a1 a2 की वैल्यू डाल दो। सो क्या होगा, हाफ इंटू a2 कितना है हमारे पास, माइनस ऑफ μ/2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m अपॉन कैपिटल M g माइनस ऑफ म्यू इंटू जी। दिस इंटू टी स्क्वायर प्लस ऑफ l इज इक्वल टू हाफ इंटू a1 कितना है, माइनस ऑफ 5 म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। सो इसको मैं क्या करता हूँ,
इस चीज़ को मैं इस तरफ लेकर जाता हूँ, इस पूरे टर्म को, ताकि टी स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ आ जाए। तो L इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू टी स्क्वायर, तो कॉमन आएगा अपने पास, ठीक है। और बाकी बचा ये माइनस ऑफ 5 म्यू वाला टर्म, और ये जो नेगेटिव है अभी, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। सो प्लस म्यू अपॉन टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू जी प्लस ऑफ म्यू इंटू जी, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये g बेसिकली हमने 10 लिया था, सो ये 10 म्यू माइनस ऑफ 5 म्यू अपने पास क्या होगा, प्लस ऑफ 5 म्यू। सो ये वाली टर्म हट जाएगी अपनी, ठीक है। समझा मैंने क्या किया, 10 इंटू म्यू है, जी को मैंने 10 लिया, अब 10 म्यू माइनस ऑफ 5 म्यू क्या हो गया, 5 म्यू हो गया। सो इसको फर्दर मैं अगर लिखूँ तो हाफ टी स्क्वायर, ये 5 म्यू प्लस ऑफ म्यू एम जी अपॉन 2m होगा अपने पास। सो इस वाले टर्म को आप कैसे सॉल्व करोगे, जस्ट नीचे 2m आप ले लो एलसीएम, और ये 10 म्यू m होगा अपने पास, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 10 प्लस ऑफ म्यू एम जी, कुछ ऐसा होगा। और ये मल्टीप्लाई कितने से होगा, हाफ इंटू टी स्क्वायर से, और इस तरफ क्या है, इस तरफ L है बेसिकली। सो अब ये 2 और 2m, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2m अब इस तरफ जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2m इज़ वॉट, 4m। सो 4ml इधर आ गया, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, दैट इज़ 10 म्यू m प्लस ऑफ म्यू स्मॉल एम जी, कुछ ऐसा, एंड दैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर की अगर स्क्वायर हटा दो तो ये हाफ में हो जाएगा अंडर रूट। सो ये आपका आंसर है, मतलब ये बेसिकली आंसर है। इतने टाइम के बाद जो है वो स्मॉल मास एम कैपिटल मास एम से अलग हो जाएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन ने पूछा हुआ था। क्वेश्चन ने क्या था कि फाइंड द टाइम इलैप्स बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक। सो वो टाइम क्या होगा, वो टाइम होगा 4 कैपिटल एम एल अपॉन 10 म्यू कैपिटल एम प्लस ऑफ म्यू स्मॉल एम जी टू द पावर हाफ। और ये आप देख ही चुके हो कि मैंने कैसे निकाला। सो इन सब तरीके की अजम्पशंस, इन सब तरीके की फोर्सेस इनिशियली आपको लगानी पड़ेगी, और फिर एक पर्टिकुलर मैनर में आपको प्रोसीड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इक्वेशंस। उस हिसाब से आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी, उस मैनर में आपको फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव करना पड़ेगा। सो ये चीज़ थी इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में। ये दोनों ही मुझे लगे ऐसे क्वेश्चन जो डिस्कस करनी चाहिए, तभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। फ्यूचर में हम और भी कॉम्प्लेक्स तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। अब क्योंकि एच.सी. वर्मा के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए, मतलब सारे नहीं किए, बट जो मुझे लगा कि डिस्कस करनी चाहिए वो सारे मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करो, मुझे कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन है, ठीक है। तो अब फ्यूचर वीडियोज़ में मैं एच.सी. वर्मा के नहीं बल्कि किसी और बुक से क्वेश्चंस लूँगा। हो सकता है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से भी हो, IIT JEE के एग्ज़ाम से हो, JEE एग्ज़ाम से हो, वो मैं सेलेक्ट करके बिल्कुल ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपके कॉन्सेप्ट को भी बूस्ट करें और जो कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कैपेबिलिटी को भी बढ़ाए, वैसे तरीके के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइज। तो तब तक के लिए थैंक यू।